सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन का। क्वेश्चंस आपको जल्दी हो सकता है डायरेक्टली एग्जाम में ना भी मिले देखने को। बहुत रिसेंटली अभी क्वेश्चन आया यहाँ से। जैसे इलास्टिसिटी हम लोग देख रहे हैं, इलास्टिसिटी से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, लेकिन अभी 2020 में इलास्टिसिटी चैप्टर से अगेन क्वेश्चन आया। तो ये सब टॉपिक्स जो होता है ना, छोटा छोटा टॉपिक्स है जिससे रेगुलरली क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये सब टॉपिक्स को कभी नेगलेक्ट नहीं करना है ना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। देखो एक्सपेंशन जब हम इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने इलोंगेशंस और डिफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा था वहाँ पे कि, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस क्या था कि आपको हमने एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई किया था, है ना। एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से स्ट्रेस डेवलप हुआ एंड देन स्ट्रेन डेवलप हुआ या फिर इलोंगेशन डायमेंशंस में चेंज आया। यहाँ पर भी हम डायमेंशंस में चेंज लेके आने का कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन मैं कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब जैसे एक रॉड है हमारे पास जो एक सर्फेस पे हमने रख दिया और मैं इसका टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एक रॉड को ऐसे सर्फेस पे रख के अगर आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये एक्सपैंड तो डेफिनेटली होगा, लेकिन क्या ये कभी भी मूव करेगा? कैसे ट्रांसलेट करने लगेगा क्या? नहीं नहीं सर। सर। ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो वो कंसेप्ट जैसे पहले पढ़े थे, वो कंसेप्ट को ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे यूज करने का कभी कोशिश नहीं करना चाहिए हमको। क्योंकि देखो क्या दिक्कत होगा, आपको दिख रहा है कि इसका लेंथ तो चेंज हुआ है एल प्लस डेल्टा एल, तो कोई ये बोल सकता है कि इससे स्ट्रेन तो डेवलप हुआ डेल्टा एल बाई एल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनल फोर्स कितना है, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे कितना इंटरनल फोर्स है? जीरो। जीरो है। कोई भी फोर्स नहीं है, क्योंकि आप अगर एक पोर्शन का यहाँ पर एफबीडी बनाओगे और अगर आपने यहाँ पे कुछ इंटरनल फोर्स दिखा दिया है तो इसका मतलब इस सेक्शन का फिर एक्सेलरेशन आ गया। जबकि एक्सेलरेशन जीरो है तो इंटरनल फोर्स जीरो है, तो स्ट्रेस तो फिर जीरो है, स्ट्रेस डेवलप ही नहीं हुआ, है ना। सो स्ट्रेन यहाँ पर है बट द स्ट्रेस इज जीरो। ठीक है, तो ये जब हम इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ था या स्ट्रेन डेवलप हुआ था वो डेफिनेशन आया था, बिकॉज वहां पर जो इलोंगेशन आया था, जो डिफॉर्मेशन आया था, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना जरूरी था। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर मैं हीट कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट को जिसकी वजह से उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर किसी तरीके से अगर आप एक्सटर्नल फोर्सेस डेवलप कर पाओ, ठीक है, कैसे कर सकते हैं? जैसे एक रॉड को फिक्स कर दो दो वॉल्स के बीच में, अब इसको हीट करो, क्या इसका लेंथ बढ़ेगा? नहीं नहीं सर। सर। नहीं बढ़ेगा। लेकिन हीट कर रहे हैं तो लेंथ बढ़ना तो चाहता है, इंक्रीज तो होना चाहता है, लेकिन अगर इंक्रीज नहीं हो पा रहा है इसका मतलब क्या वॉल्स इसको पुश कर रहा है, क्योंकि एक्सपैंड होना चाहता है, वॉल एक्सपैंड होने नहीं दे रहा है, तो वॉल इस पे फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर आप स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिसिटी वाला चैप्टर यूज कर सकते हो, बट एक ग्राउंड पे मैं एक रॉड को रख दूं और हीट करूं तो यहाँ पर यूज नहीं होगा इलास्टिसिटी का चैप्टर। ऑल्दो स्ट्रेन दिख रहा है आपको बट स्ट्रेस इज जीरो, यहाँ पे स्ट्रेन जीरो है, स्ट्रेस इज नॉट जीरो। समझ में आ रही चीज? यहाँ पे डिफरेंस क्या है इलास्टिसिटी चैप्टर से? सर कोई ऐसा केस हो सकता है जब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आ रहा हो? हाँ, यहाँ पे हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पर ये एक ब्रॉडर पिक्चर हो गया कि फाइनली स्ट्रेन जीरो है, बट इसको जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेन यहाँ पे भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर आप इलास्टिसिटी चैप्टर के बारे में बात कर रहे हो तो स्ट्रेन यहाँ पर भी डिफाइन किया जा सकता है इस केस में भी। यहाँ पे इसका प्रोसेस डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि स्ट्रेन है यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन जहाँ पे रॉड को फ्री सर्फेस पे रख दिया, एक स्मूथ सर्फेस पे रख दिया और हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा। तो क्या यहाँ वो पर आप रॉड नहीं, ऐसा नहीं जो होगा। वॉल के बीच में वो तो विथ में बढ़ सकता है? नहीं, वो सब विद वाला कंसीडर अभी नहीं करेंगे हम लोग वन डायमेंशनल एक्सपेंशन देख रहे हैं, एक एक करके देखेंगे। तो देखो ये एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंशन हो रहा है बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को तो वो एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस का कंसेप्ट नहीं है। तो वो चैप्टर यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट, बहुत सोच समझ के चीजों को यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखो कि एक्सपेंशन क्यों हो रहा है इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो ग्राफ आपको पता होगा कि एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ना, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, उसका एक ग्राफ इस तरीके से आता है। ये ग्राफ आपने देखा होगा पहले। तो ये ग्राफ एक सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है, दिस इज एसिमेट्रिकल ग्राफ। सिमेट्री मतलब जैसे अगर पैराबोला होता, पैराबोला इज अ सिमेट्रिकल ग्राफ, है ना। पैराबोला एक सिमेट्री है इस एक्सिस के अबाउट, परफेक्टली सिमेट्रिकल ग्राफ है, जैसा इधर लेफ्ट में वैसा इधर राइट में भी है। लेकिन ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो ये एसिमेट्री ही रिस्पांसिबल है थर्मल एक्सपेंशन के लिए। किस तरह से? ये ग्राफ हमको क्या बताता है कि आप देखो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, मतलब लोएस्ट एनर्जी का स्टेट है, उस टाइम पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है आर नॉट। ठीक है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है आर नॉट। इसका मतलब कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन आर नॉट का है तब ये सबसे स्टेबल कॉन्फिगरेशन है और सिस्टम का एनर्जी मिनिमम पॉसिबल स्टेट में। ठीक है, अब अगर मैं सिस्टम को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करूं, ध्यान रखना है कि यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन हम जब पढ़ रहे हैं तो हीट एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी इतना नहीं देना है कि उसका फेज ट्रांजिशन हो जाए, तो देयर इज नो चेंज इन स्टेट। तो एक रॉड को इतना हीट नहीं करना है कि मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो कोई फेज ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं आएगा। तो सपोज कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसका पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का ये ग्राफ है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच सेपरेशन है हमारे पास आर नॉट व्हेन द मिनिमम एनर्जी, जब मिनिमम एनर्जी प्रेजेंट है वहाँ पे एनर्जी मतलब मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है अभी। आपने किसी तरह से इसका एनर्जी इंक्रीज किया, आपने कुछ थर्मल एनर्जी इसको प्रोवाइड किया और एनर्जी इंक्रीज हो गया, माइनस ही हो गया। तो एनर्जी प्रोवाइड किया वो एनर्जी कहाँ जाएगा? इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना। क्योंकि ये सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स के पास इतना, अगर फ्री हो गया मॉलिक्यूल तो फिर सॉलिड रहा ही नहीं, वो लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो गया। तो हमको फेज ट्रांजिशन तो कंसीडर करना नहीं है। तो आपने जो एनर्जी प्रोवाइड किया वो एनर्जी वाइब्रेशंस के फॉर्म में। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स में, केमिस्ट्री में, कि जो इंटरनल एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी के फॉर्म में होता हाँ सर। है ना। तो यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वाइब्रेट कर रहा है, तो जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा तब डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक मिनिमम सेपरेशन आएगा और एक बार मैक्सिमम सेपरेशन भी आएगा। ठीक है, तो जो मिनिमम सेपरेशन आ रहा है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट मिनिमम सेपरेशन इज R1 एंड द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दिस इज R2। तो ये जब ग्राफ माइनस ई का ग्राफ आप देख रहे हो तो आपको दो वैल्यूज मिल रहा है रेडियस का या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का R1 R2। तो उसका ये मतलब है कि जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनके बीच में एक बार मिनिमम सेपरेशन आएगा, एक बार मैक्सिमम सेपरेशन आएगा, तो वही वैल्यूज है R1 R2। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब हम इस चीज में इंटरेस्टेड है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, है ना। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ R, मतलब R1 प्लस R2/2। तो ये एवरेज वैल्यू हमको R0 से ज्यादा मिलता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ एसिमेट्री ऑफ द ग्राफ। अगर ग्राफ सिमेट्रिकल होता तो ये एक्जैक्टली इक्वल टू R0 मिलता आपको, है ना। जैसे ये ग्राफ अगर पैराबोला होता तो पैराबोला में ये डिस्टेंस का जो भी वैल्यू है x, इस डिस्टेंस का भी वही वैल्यू होगा x। ठीक है, तो आप एवरेज निकालोगे तो अगेन यही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पोजीशन पे आप इन दोनों डिस्टेंसेस का एवरेज निकालो तो यही पॉइंट आपको इसका जो एक्सिस एसी एक्सिस का पॉइंट्स मिलता जाएगा, ये होगा पैराबोला में। हाँ सर। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। अब यहीं पर इस पैराबोला का मान लो कि एक साइड ऐसे ज्यादा स्ट्रेच होता है, ऐसे लॉन्गर होता, तो क्या आप एवरेज निकालते तो आपको इस लाइन पे मिलता, एक ही लाइन पे मिलता वैल्यूज, नहीं सर, सभी राइट की तरफ। है ना। उस तरह से शिफ्ट होता जाता है राइट की तरफ। तो एसिमेट्री की वजह से यही, इसलिए यहाँ पे ये ग्राफ में एसिमेट्री का इंपॉर्टेंस है। ये ग्राफ एसिमेट्रिकल है इसलिए एवरेज वैल्यू यहाँ पे R0 से ज्यादा मिल रहा है। आप अगर एनर्जी और इंक्रीज करो तब आपको जो एवरेज वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे जो वैल्यू आपको एवरेज मिला था इससे भी ज्यादा मिलेगा। तो एवरेज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो एवरेज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, उसी को हम लोग एक्सपेंशन के फॉर्म में देखते हैं, वही हमको एक्सपेंशन के फॉर्म में दिखाई देता है आपको। समझ में आ रहा है कि एक्सपेंशन होता क्या है?
जैसे इलास्टिसिटी में भी तो ये चीज किया था ना कि जब आप डिफॉर्मेशन लेके आ रहे हो तो डेंसिटी चेंज हो रहा था, वॉल्यूम चेंज हो रहा था, क्योंकि इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बदल रहा था, है ना। टोटल मास कांस्टेंट है बट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बदल रहा था, वही एक्सपेंशन था, यहाँ पर भी वही एक्सपेंशन है। क्लियर है क्या यहाँ तक? So when the energy is supplied, the average separation between the molecules increase, which we perceive as expansion. समझ में आया एक पॉइंट? तो यहाँ पर हम लोग सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस के बारे में तो ऑब्वियसली थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर मेनली हम लोग कंसीडर करेंगे सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में। तो सबसे पहले सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। अब सॉलिड्स में आप देखो तीन तरीके से एक्सपेंशन को स्टडी कर सकते हो। वन डायमेंशनल एक्सपेंशन ले सकते हो, मतलब जैसे लेंथ, आप एक वायर का लेंथ स्टडी कर रहे हो, कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो एक लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर मान लो डिस्क का रेडियस स्टडी करो तो क्या रेडियस का चेंज भी एक वन डायमेंशनल एक्सपेंशन होगा? रेडियस चेंज हो रहा है तो सर वॉल्यूम भी तो चेंज होगा, तो सर वो तो 3 डायमेंशनल नहीं हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल हो गया, रेडियस का चेंज क्या हुआ? रेडियस चेंज तो लीनियर, रेडियस चेंज तो लीनियर है ना, उसकी वजह से एरिया चेंज हुआ, वो फिर 2 डायमेंशनल हो गया, बट रेडियस चेंज इज 1 डायमेंशनल। ठीक है, मतलब यही हो गया कि आप एक क्यूब ले रहे हो और क्यूब में आप बोल रहे हो कि आप क्यूबॉइड ले रहे हो एल क्रॉस बी क्रॉस एच। मैं टेंपरेचर को चेंज करूंगा तो लेंथ भी चेंज होगा, ब्रेथ भी चेंज होगा, हाइट भी चेंज होगा, ओवरऑल वॉल्यूम डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन लेंथ का चेंज इज अ वन डायमेंशनल चेंज, ब्रेथ का चेंज इज अ वन डायमेंशनल चेंज, हाइट का चेंज इज अ वन डायमेंशनल चेंज, और ये तीनों का चेंजेस कंसीक्वेंटली क्या मेरे को बन जाता है 3 डायमेंशनल चेंज इन द वॉल्यूम। ये हो रहा है ना, बट इंडिविजुअल डायमेंशंस का चेंज तो वन डायमेंशनल है। हां सर। ठीक है, तो वन डायमेंशनल चेंज एक्सपेंशन हम लोग देखेंगे, उसके बाद 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन, देन 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन पे। ये समझ में आ गया तो बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और 1D समझ में नहीं आया तो 2D और 3D तो कभी नहीं आएगा। तो सॉलिड्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन से। अब लिक्विड्स और गैसेस में देखो लेंथ वाइज चेंज का तो कोई मीनिंग है नहीं, है ना। तो लिक्विड्स और गैसेस में हम लोग वॉल्यूम का एक्सपेंशन को स्टडी करते हैं। जैसे आप लोगों ने आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंजेस, है ना। कभी वैसा पढ़ा कि एक डायरेक्शन में लेंथ चेंज हुआ या एरिया चेंज हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ते हम लोग, वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। माइक ऑफ कर लो जरा। तो 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन देखते हैं यहाँ पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले चीज देखो कि सपोज एक रॉड का लेंथ है हमारे पास L एट अ टेंपरेचर T, है ना। हमेशा एक टेंपरेचर तो कुछ इन्वॉल्व हो गई, तो एक पर्टिकुलर टेंपरेचर T पे रॉड का लेंथ है L, और जब आपने उसका टेंपरेचर को इंक्रीज किया बाय वैल्यू dt, तब सपोज कि इसका लेंथ इंक्रीज हो गया dl से। आप इसी सिचुएशन को रिवर्स भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि टेंपरेचर T पे एक रॉड का लेंथ है L, ठीक है, और जब मैं इसका टेंपरेचर डिक्रीज अगर कर देता dt से, तो क्या इसका लेंथ dl से डिक्रीज हो जाता हां सर। है ना। रिवर्स भी बोल सकते हो आप इसको। आप एनर्जी दे रहे हो तो एक्सपैंड कर रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अगर dt टेंपरेचर चेंज के लिए लेंथ ऑफ द रॉड चेंजेस बाय dl, then these parameters can be related as change in length by change in temperature dl by dt is equal to some constant alpha into L is the original length at temperature T। ध्यान रखना ये L क्या है, this L is the length of the rod at temperature T। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन का कोई प्रूफ नहीं है ना, ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। तो ये एक्सप्रेशन एक जनरल एक्सप्रेशन है, ये हमेशा वैलिड है, चाहे वो लेंथ इंक्रीज हो रहा हो, टेंपरेचर इंक्रीज करो या टेंपरेचर डिक्रीज करो। समझ में आ रही है चीज? आप इस इक्वेशन को चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज dl is equal to L alpha dt, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो dt चेंज के लिए dl का चेंज आया इन दिस रॉड। क्लियर है ये पॉइंट यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से वर्क करता है ये एक्सप्रेशन। आप अगर टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हो तो हम बोलेंगे dl इज द इंक्रीमेंट इन लेंथ, टेंपरेचर डिक्रीज कर रहे हो तो बोलेंगे dl इज द डिक्रीमेंट इन लेंथ। एंड दिस टर्म अल्फा इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो आप इसका डायमेंशन देख सकते हो कि dl और l तो कैंसिल आउट हो गया डायमेंशनली, और अल्फा का वैल्यू आ गया 1 बाय टेंपरेचर। अब इसका फिर से अगर 1 बाय टेंपरेचर आ रहा है तो कोई ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है कि डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, केल्विन। आप जो स्केल डिफाइन करोगे टेंपरेचर का, उसके करेस्पॉन्डिंगली अल्फा का वैल्यू आता जाएगा, मतलब यूनिट आएगा। ठीक है, तो पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री केल्विन, फ़ारेनहाइट लोगे तो पर डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है सर हाँ। सर टेंपरेचर इंक्रीज करने से लेंथ इंक्रीज होता है, इसको क्या मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं मतलब? नहीं, मैथमेटिकली इसका जरूरत नहीं है। ये ग्राफ इतना मेहनत से लोगों ने डिस्कवर किया है, तो ये ग्राफ का कुछ तो फायदा उठाओ। ये ग्राफ तो मैथमेटिकली प्रूफ हुआ ना, मैथमेटिकली डिराइव किया गया था इसको। अब उसके बाद ये ग्राफ से तो समझ में आ रहा है कि लेंथ इंक्रीज होना चाहिए। हाँ जी, मैथमेटिकली कोई फायदा, ये तो ग्राफ से तो एक्सप्लेन हो रहा है, ये ग्राफ तो मैथमेटिकली प्रूफ किया ही हम लोग, ये तो मैथमेटिकली डिराइव किया जाता है इस ग्राफ को। तो अब यहाँ पर देखो ये अल्फा का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा नहीं होता है ना, वो टेंपरेचर के साथ वेरी करता है। टेंपरेचर के साथ अल्फा का वैल्यू वेरी कर सकता है। एक रॉड का मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो आप एक कंपोजिट रॉड बना सकते हो, है ना। तो कंपोजिट रॉड बनाओगे तो लेंथ ऑफ द रॉड के अलॉन्ग भी वेरी कर सकता है अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा कैन बी अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर और इट कैन वेरी अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड। तो ये दोनों चीजें हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एक वेरिएशन मैंने आपको दिखा रखा है कि देखो अल्फा किस तरह से वेरी करता है टेंपरेचर के साथ। तो स्मॉल टेंपरेचर्स के लिए आप क्या बोल सकते हो, या फिर स्मॉल टेंपरेचर्स में आपको दिख रहा है कि अल्फा इज अप्रॉक्सिमेटली कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे, हां सर। है ना। तो अल्फा यहाँ पर कुछ स्मॉल टेंपरेचर चेंजेस के लिए कांस्टेंट एज्यूम किया जा सकता है। तो आपको ये चीज एग्जाम में सोचने का जरूरत नहीं है कि अल्फा को कांस्टेंट लेंगे या नहीं लेंगे। आपको जैसे बोल दिया कि एक रॉड हमने बना रखा है एल्यूमिनियम का, उसका एक अल्फा का वैल्यू गिवन है, ऑब्वियसली वो कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, कोई फंक्शन होगा तो वो फंक्शन आपको दे देगा क्वेश्चन में। तो एग्जाम में अल्फा कांस्टेंट है वेरिएबल, उसके बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं है। अब देखो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन। जैसे आपको याद होगा फ्लूइड्स में भी प्रेशर का एक इक्वेशन था हमारे पास, dp/dh = rho g, है ना। याद है, ये एक्सप्रेशन हमेशा वैलिड है। अब इसके बाद डेंसिटी चेंज हो रहा है या वेरिएबल है, उसके कांस्टेंट है, उसके करेस्पॉन्डिंगली आप अलग-अलग आंसर्स हम लोग निकालते थे यहाँ पे, है ना। डेंसिटी ये सब याद है, भूल गए सब। नहीं सर याद है। तो यहाँ पे जैसे ये डिफरेंशियल फॉर्म प्रेशर का हमेशा वैलिड था, इसी तरह से dl/dt = अल्फा या फिर dl = L अल्फा dt, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज वैलिड। चाहे अल्फा वेरिएबल हो या अल्फा कांस्टेंट हो, ये इक्वेशन हमेशा वैलिड होगा। तो इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। जैसे मान लो कि अगर अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, तो अल्फा अगर कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, dl = इंटीग्रल L अल्फा dt में L और अल्फा तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल सकते हैं। L तो ओरिजिनल लेंथ हो गया रॉड का, टेंपरेचर T वो तो कांस्टेंट वैल्यू है ही। सो L और अल्फा बाहर आ गया। इंटीग्रल ऑफ dl मतलब टोटल चेंज इन लेंथ, एंड इंटीग्रल ऑफ dt मतलब टोटल चेंज इन टेंपरेचर। सर वो जो ठीक है, साइड में ग्राफ है वो आप जो अभी मतलब वो एग्जांपल के रूप में। जस्ट एक एग्जांपल बताया। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टी मतलब क्या होगा, डेल्टा टी मतलब फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल टेंपरेचर। ठीक है, तो अगर आप टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हो, डेल्टा टी अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली डेल्टा एल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो टेंपरेचर अगर इंक्रीज करोगे तो लेंथ इंक्रीज होगा, और अगर टेंपरेचर डिक्रीज करोगे तो लेंथ डिक्रीज होगा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू यूजुअली पॉजिटिव होता है, अल्फा नेगेटिव नहीं होता है। समझ में यहाँ तक? तो अगर चेंज इन लेंथ हमको मिल गया तो टोटल फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। सो इनिशियल लेंथ इज एल एंड डेल्टा एल इज एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से फाइनल लेंथ हम बोल सकते हैं L × 1 + अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है चेंज इन लेंथ ध्यान रखना। तो डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी ये हमेशा वैलिड नहीं है। डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी इज वैलिड ओनली व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। नहीं तो जनरल इक्वेशन पे हमको जाना पड़ेगा डी एल इक्वल टू एल अल्फा डी टी। तो सर देखो इक्वेशन पे हम स्ट्रेन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर कोई स्ट्रेन उसमें। स्ट्रेन तो आया यहाँ पर ना, चेंज इन लेंथ आया डीएल, ओरिजिनल लेंथ एल, तो डीएल बाई एल कर सकते हो स्ट्रेन, उसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है सर। अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? नहीं, अल्फा नेगेटिव नहीं होता है। सर वाटर का 0 डिग्री से 40 सेंटीग्रेड में कॉन्टैक्ट होता है टेंपरेचर बढ़ने से तब। यूजुअली नहीं होता। अब आप एक मटेरियल उठा के देखोगे तो इसका मतलब नहीं कि अल्फा नेगेटिव हो सकता है। अब वाटर का आजाद हीट एक्सपेंशन तो नहीं होगा हाँ। उसका तो mix होगा। हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल्स में किसी एक का अगर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब तो नहीं क्या नेगेटिव होगा, तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया फिर। तो यहाँ पर इसके बाद देखो ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया, आप इस डायग्राम को अगर देखोगे यहाँ पर ध्यान से कि एक रॉड का लेंथ एल था और इसका टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या इस रॉड में कोई भी इंटरनल फोर्स डेवलप होगा? नहीं सर। इंटरनल फोर्स नहीं होगा। वर्टिकली भी इसको मैंने हैंग नहीं कर रखा है कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट आ रहा है। तो ये एक फ्री एक्सपेंशन का केस है। ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया कि रॉड को जब आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो जितना एक्सपेंड होना चाहता है वो हो सकता है ना, किसी तरह से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस रॉड के पास। ठीक है, सो दिस इज अ फ्री एक्सपेंशन। सो डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, दिस इज द चेंज इन लेंथ व्हेन द फ्री एक्सपेंशन ऑफ रॉड अकर्स। तो रॉड के पास कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं होगा तब डेल्टा टी टेंपरेचर चेंज के लिए उसमें जो इंक्रीमेंट आएगा लेंथ का, दैट इज एल अल्फा डेल्टा टी गिवन दैट अल्फा इज कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो सर फ्रिक्शन लगा देंगे तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। नहीं, फिर तो ये वैलिड नहीं होगा, ये फ्री एक्सपेंशन के लिए है। ठीक है, सो अब अगर मान लो अल्फा टेंपरेचर का फंक्शन हो गया या फिर इट इज वेरिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, तब उस टाइम पर हम लोग डेल्टा एल का वैल्यू कैसे लिखेंगे? एक न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं। सर एक डाउट है सर, जो सर पिछले मतलब जो रॉड था वो